Friends, welcome you all. Today we are going to start with the unit number 25 of Accounting and Finance for Banker, जो JIB का सेकेंड पेपर है। और आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ लोन अकाउंट। तो ये नेम सजेस्ट कर रहा है कि लोन अकाउंट का मतलब इसमें हम लोग लोन से रिलेटेड जितने भी बैंकों में लेंडिंग होता है उससे रिलेटेड देखेंगे। जैसे कि बैंकों में मॉर्गेज लोन मतलब लोन जो होता है उसके टर्म्स क्या क्या होते हैं, जैसे मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, और ये सारी चीज़ों को समझेंगे कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कौन सा लोन पे क्या हो रहा है, या प्लेज किसे कहते हैं। जैसे गोल्ड लोन हो गया तो गोल्ड को प्लेस करके लोन दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो मूविंग अहेड, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए यहाँ पे मेंशन है कि लेंडिंग मीन्स लोन देना कमर्शियल बैंकों का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। लेंडिंग इज़ अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। उसके बाद है कि बैंकों को बैलेंस शीट के असेट साइड में एडवांसेस का एक बड़ा रोल प्ले करता है। बैंकों के बैलेंस शीट में जो एडवांसेस है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है और जनरली इसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है बैंकों के लिए। तो बैंक दो तरह के एडवांसेस ग्रांट करती है। पहला हो जाता है फंड बेस्ड और दूसरा हो जाता है नॉन फंड बेस्ड। फंड बेस्ड में हो जाता है कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, परचेज और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, और टर्म लोन भी हो जाता है। और नॉन फंड बेस्ड के केस में आ जाता है अपना बैंक गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लोन प्रोडक्ट। तो लोन कितने टाइप के लोन प्रोडक्ट होते हैं, तो यहाँ पे जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोन प्रोडक्ट के बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। बट ये बेसिकली मोस्ट कॉमन जो है वो दो कॉमन लोन पोर्टफोलियो की तरह से देखा जाता है। तो पहला हो जाता है रिटेल लोन और दूसरा हो जाता है कमर्शियल लोन। अब रिटेल लोन में क्या होता है, रिटेल लोन जो है वो इंडिविजुअल कस्टमर के लिए होता है और स्मॉल अमाउंट का होता है, जबकि कमर्शियल लोन जो होता है वो होता है लार्ज अमाउंट का। और ऐसे लोन देने से पहले इट रिक्वायर पर्सनल अटेंशन फॉर असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ड्यू टू द यूनिकनेस ऑफ ईच सच लोन। क्योंकि कमर्शियल लोन बेसिकली क्लासिफाइड होता है दो तरह से। पहला ये हो जाता है टर्म लोन और दूसरा हो जाता है वर्किंग कैपिटल लोन। पहला हो जाता है टर्म लोन जो कि फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल का होता है, और वर्किंग कैपिटल लोन जो हो जाता है वो होता है डिमांड लोन। तो वर्किंग कैपिटल लोन को बैंक के बैलेंस शीट में करेंट असेट की तरह क्लासीफाई किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि रिटेल लोन जो इंडिविजुअल को दिया जाता है वो कौन कौन सा होता है, तो वो हो जाता है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है कि द रिटेल लोन आर फॉर इंडिविजुअल एंड सम बैंक इंक्लूड इवन स्मॉल फाइनेंस इंटरप्राइजेज इन रिटेल सेगमेंट। छोटे मोटे जो स्मॉल फाइनेंस बिजनेसमैन होते हैं उनको भी रिटेल लोन दिया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला हो जाता है व्हीकल लोन, दूसरा होम लोन, तीसरा है एजुकेशन लोन, फोर्थ है क्रेडिट कार्ड, फिफ्थ है पर्सनल लोन, सिक्स है लोन फॉर परचेज ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि लैपटॉप खरीदने के लिए चाहिए, मोबाइल खरीदने के लिए चाहिए। नेक्स्ट है स्मॉल बिजनेस लोन, जो स्मॉल बिजनेस है उनको भी रिटेल कैटेगरी में देखा जाता है, तो स्मॉल बिजनेस लोन। तो ये सारे कैटेगराइजेशन हो गया अपना रिटेल लोन का। और कमर्शियल लोन के केस में मैंने अभी बताया कि टर्म लोन जो जिसका कि फिक्स रीपेमेंट शेड्यूल होता है, और वर्किंग कैपिटल लोन जो होता है वो डिमांड पे पेएबल होता है। और वर्किंग कैपिटल को करेंट असेट बैंक के बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। उसके बाद देखिए द वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड मेनली टू इंटरप्राइजेज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग। ऐसे इंटरप्राइजेज जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इंगेज होते हैं, उनको वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है ताकि वो अपने डे टू डे का जो भी वर्किंग रिक्वायरमेंट है उसके गैप को पूरा कर सके। और कैश क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है, ये जनरली जो है सिक्योरिटी ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स, बिल, बुक्स डेप्ट, जैसे अपना बिल रिसीवेबल के बेसिस पे दिया जाएगा, स्टॉक ऑफ गुड्स के बेसिस पे दिया जाएगा, जो भी इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, इसके बेसिस पे कैश क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है। एंड मतलब सारे बोरोअर जो है उसके जेन्युइननेस को देख के, उसकी सेल्स के रिप्रेजेंटेशन को देख के सीसी फैसिलिटी उसको दिया जाता है। उसके बाद देखिए टर्म लोन आर रीपेएबल
इन इंस्टॉलमेंट स्प्रेड ओवर। अब ऑब्वियसली कि फिक्स टर्म के लिए दिया जाता है तो टर्म लोन का नाम ही सजेस्ट करता है कि उसको फिक्स इंस्टॉलमेंट के बेस पे उसकी पेमेंट होती है। जबकि सीसी फैसिलिटी आप देखते हैं ना बैंकों में कि अगर कैश क्रेडिट फैसिलिटी दिया गया है तो कस्टमर कभी भी पैसा निकाल सकता है और उसमें पैसा डाल सकता है। तो सीसी फैसिलिटी वैसे मतलब डिमांड के बेसिस पे वो सीसी कैश क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांट किया जाता है। उसके बाद देखिए कि ऑपरेशनल एस्पेक्ट कॉमन इन लोन फंक्शन। अब लोन फंक्शन में ऑपरेशनल टर्म्स कौन कौन से हैं, तो टाइप्स ऑफ बोरोवर, एक तो हो जाता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है सोल प्रोप्राइटर फॉर्म, उसके बाद होता है पार्टनरशिप फॉर्म एंड ज्वाइंट वेंचर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो कर्ता को लोन मिलेगा। फिर उसके बाद कंपनीज है, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है और ट्रस्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो इन सबको जो है ये सारे टाइप्स ऑफ बोरोवर है, इन सबको लोन ग्रांट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि द लॉ अप्लीकेबल टू ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ बोरोवर आर डिफरेंट। इन सारे बोरोवर के ऊपर डिफरेंट तरह के लॉ एप्लीकेबल होते हैं। एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि अगर बोरोवर इंडिविजुअल है तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसके लिए द कस्टमरी लॉ पर्टेनिंग टू हिंदू कंपनीज बाय द कंपनी एक्ट, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन बाय द एक्ट दैट क्रिएटेड देम एंड ट्रस्ट बाय द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट एंड वक्फ एक्ट एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो बाकी सबके तो एक एक एक्ट है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में देखिए दो है, एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और दूसरा सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। और यहाँ पे देखिए कि ट्रस्ट के केस में कितने हैं, ट्रस्ट के केस में इंडियन ट्रस्ट एक्ट एक हो गया, पब्लिक ट्रस्ट दो हो गया, रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट तीन हो गया एंड वक्फ एक्ट फोर्थ हो गया। मतलब 4 तरह के एक्ट हैं जिसके बेसिस पे ट्रस्ट अकाउंट को लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है कि फंडेड एंड नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी। अभी हमने देखा कि फंड बेस्ड में हमने देखा कि सीसी हो जाता है, एजुकेशन लोन, होम लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, व्हीकल लोन, ये सब आते हैं। और नॉन फंड बेस्ड में अपना BG LC ये सब आ जाता है। फिर टर्म लोन और डिमांड लोन का भी हमने देखा कि टर्म लोन जो है वो टर्म लोन फिक्स पीरियड पे करना होता है, एक इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, और डिमांड लोन में कैश क्रेडिट फैसिलिटी हमने देखा। नेक्स्ट है कि बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। यहाँ पे बिल परचेज रेफर टू द डिमांड बिल एंड चेक। हम लोग पढ़ते हैं ना कि चेक इज़ पेएबल ऑन डिमांड, तो बिल परचेज जो भी होता है वो डिमांड बिल और चेक को रेफर करता है, बल्कि बिल डिस्काउंटिंग जो है यूजेंस बिल को रेफर करता है। अब देखिए इसको सिंपल समझते हैं कि सेविंग अकाउंट और डिपॉजिट, ये अपना टर्म डिपॉजिट अकाउंट, तो सिंपल सेविंग डिपॉजिट अकाउंट रहेगा या करेंट अकाउंट रहेगा, उसको आप डिमांड बिल कर दीजिए कि जब भी कस्टमर को डिमांड होता है, आता है अपने अकाउंट से पैसा निकालता है, तो डिमांड अकाउंट होता है वो सेविंग और करेंट। लेकिन जो टर्म डिपॉजिट होता है उस पर एक टाइम स्पेसिफाई होता है कि 1 साल के बाद आप ये रिन्यू हो जाएगा या क्रेडिट टू अकाउंट हो जाएगा बैंकों की FD और RD। तो आप यूजेंस बिल को बैंकों की FD और RD की तरह ध्यान रखिए कि बिल डिस्काउंटिंग रेफर टू द यूजेंस बिल। फिर है कि बैंक परचेज डिस्काउंट ओनली बोनाफाइड ट्रेड बिल एंड नॉट एकोमोडेशन। ये एक लाइन ध्यान में रखिए, 0.5 का ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बैंक सिर्फ परचेज और डिस्काउंट करती है, बोनाफाइड ट्रेड बिल को, अकोमोडेशन बिल को नहीं करती है। नेक्स्ट आ जाता है कि इन एंड यूज़ ऑफ द फंड। अब ये देखना ज़रूरी है कि बैंक की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ध्यान में रखे कि कस्टमर ने ये जो लोन लिए रखी है वो उसी पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है ना कि अदर इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है। सपोज कि बैंक से कस्टमर ने कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले लिया 50 लाख का, और क्या किया 20 लाख निकाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख से वो ना अपना डे टू डे ट्रेडिंग कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें बैंकों को ध्यान में, बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पैसा अगर वर्किंग कैपिटल के लिए लिया है, डे टू डे अपने वर्क को चलाने के लिए लिया है, तो वो पैसे से उसका वर्क चलना चाहिए। सैलरी पेमेंट करे, अपना रेंट पेमेंट करे, ये सब चीज़ों के लिए लिया है तो वही यूज़ करे। ये ना कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, डिबेंचर खरीद ले या फिर अदर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल मार्केट में खरीद ले या शेयर खरीद ले। ये सारी चीज़ों को बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ध्यान रखें। नेक्स्ट आपका आता है प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी। तो प्राइमरी एंड कोलैटरल सिक्योरिटी को समझने से पहले हम लोग ना सबसे पहले
यह जानते हैं कि सिक्योरिटी क्या होती है। सो सिक्योरिटी किसी भी लोन को प्रोटेक्ट करती है। इसका मतलब कि अगर कस्टमर लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो वह इस सिक्योरिटी को, मतलब बैंक इस सिक्योरिटी को बेच के लोन का रीपेमेंट कर लेगी। अब हम लोग समझते हैं कि प्राइमरी और कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है। तो प्राइमरी और कोलैटरल सिक्योरिटी को हम लोग डेफिनेशन से समझने से अच्छा एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सो जब भी कोई होम लोन लेता है, प्राइमरी सिक्योरिटी में बता रही हूँ, प्राइमरी सिक्योरिटी, तो जब भी कोई होम लोन लेता है तो उस केस में वह होम प्राइमरी सिक्योरिटी बन जाती है। मीन्स अगर लोन डिफ़ॉल्ट हुआ तो बैंक उस घर को सेल करके लोन की रीपेमेंट कर लेगा। और कोलैटरल के केस में जैसे कोई बिजनेस पर्सन कैश क्रेडिट फैसिलिटी अवेल करता है तो उस केस में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी रखते हैं। मतलब कि एक जो भी कैश क्रेडिट देते हैं, अभी हमने पढ़ा ना कि स्टॉक या रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री, इसके अगेंस्ट में देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो कस्टमर बेच भी सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग एक इमूवेबल प्रॉपर्टी कस्टमर को बोलते हैं कि आप एक सेकेंडरी प्रॉपर्टी जो है वो आप ये कैश क्रेडिट फैसिलिटी को लेने से पहले लेने के लिए आप उसको हमारे पास एज अ सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी रख दीजिए, ताकि अगर कस्टमर ने, सपोज कि कस्टमर ने कैश क्रेडिट फैसिलिटी ले लिया लेकिन उसका तो रॉ मटेरियल, स्टॉक या फिनिश गुड्स है, वो सारे वो बेच सकता है ना, वो फ्लक्चुएट होते रहेगा, वो फ्लोटिंग होते रहेगा। आप आज जाके देखें तो 10 लाख का उसके पास स्टॉक है, कल जाके देखें तो 10.5 लाख का हो सकता है कुछ बेचा या खरीद, परसों जाके देखा तो फिर 10 लाख का ही हो सकता है, या नेक्स्ट डे वो 9 लाख का भी हो सकता है। मतलब डिपेंड की मतलब उसका जो, अगर उसने सेल कर दिया तो उसके मतलब पैसे आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर वो कम भी हो सकता है, तो फ्लक्चुएट होता है। इसके लिए इन केस अगर लोन डिफ़ॉल्ट कर देता है तो आपको अमाउंट, बैंक को अमाउंट ही नहीं मिलेगा ताकि वो रिकवर कर सके। तो कोलैटरल सिक्योरिटी यहाँ पे ज़रूरी होता है। इस केस में कोलैटरल सिक्योरिटी रखना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है आपका पर्सनल सिक्योरिटी बाय गारंटर। ये तो पर्सनल सिक्योरिटी, ये तो बड़ा सिंपल है कि कोई अगर वेल नोन पर्सन है वो अगर अपनी गारंटी देता है कि इस लोन को डिफ़ॉल्ट होने पे मैं पे करूँगा, तो वो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ थर्ड पार्टी गारंटी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्जेस। फिक्स एंड फ्लोटिंग चार्जेस क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि फिक्स चार्जेस इज अ चार्जेस ऑन सम स्पेसिफिक असेट इन फेवर ऑफ द बैंक। जब इस पूरे लाइन को पढ़ेंगे तो उतना कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको मैं आसानी तरीके से आपको बताती हूँ कि फिक्स और फ्लोटिंग चार्जेस क्या कहलाता है। तो फिक्स चार्जेस फिक्स असेट जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी या प्लांट या मशीनरी पर क्रिएट होता है, और फ्लोटिंग चार्जेस स्टॉक, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल जैसे कि करेंट असेट पर क्रिएट होता है। तो फिक्स चार्जेस फिक्स असेट पे और फ्लोटिंग चार्जेस करेंट असेट पर क्रिएट होता है। अगर फिक्स चार्जेस क्रिएट हुआ तो बोरोवर उस असेट को बिना बैंक के कंसेंट से बेच नहीं सकता है। वही चीज़ यहाँ दिया है कि द क्रिएटर ऑफ द चार्ज कैन नॉट डील विद द असेट विदाउट द स्पेसिफिक कंसेंट ऑफ द बैंक। अगर किसी ने अपने घर को एज अ कोलैटरल रखा है तो पेपर तो बैंक के पास होगा, तो बिना बैंक के कंसेंट से वो बेच नहीं सकता। वही बात यहाँ बताया है कि अगर फिक्स चार्ज क्रिएट हुआ है तो बोरोवर उस असेट को बिना बैंक के कंसेंट से बेच नहीं सकता है। बट अगर फ्लोटिंग के केस में बोरोवर बिना बैंक के कंसेंट से उसे बेच सकता है। जैसा हमने देखा ना, स्टॉक या फिनिश गुड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो बेच सकता है, तो वो करेंट असेट कहलाता है। तो करेंट असेट के केस में फ्लोटिंग चार्जेस अप्लीकेबल होता है। और इन केस अगर लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो उस केस में फिक्स असेट को बेच के अपना लोन का रीपेमेंट कर लिया जाता है। लेकिन फ्लोटिंग चार्ज अगर लगा हुआ है उस केस में क्या करेंगे। स्टॉक जाके देखा तो लोन ले रखा है 50 लाख का और स्टॉक बचा है 20 लाख का, तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में क्या होता है ना कि जो भी फ्लोटिंग चार्जेस है उसको फिक्स चार्ज में क्रिएट किया जाता है। मतलब एज ऑन डेट वो स्टॉक या वो इन्वेंट्री या वो फिनिश गुड्स या वो बिल रिसीवेबल कितने प्राइस का है, वो टोटल प्राइस उस दिन फिक्स कर दिया जाएगा, उसमें से चेंजेस नहीं होगा और उसको बैंक बेच के और अपना लोन रीपेमेंट कर देगी। मार्जिन तो मुझे लगता है आप सब लोग को समझ में आता होगा कि जैसे कि 100% मार्जिन, 100% लोन तो बैंक देगी नहीं, थोड़ा मार्जिन रखती है। जैसे 100 रुपये का कोई चीज़ है, मतलब जैसे कि गोल्ड है
तो 100 रुपये का गोल्ड है तो 80 रुपया बैंक देगी आपको और 100 रुपये का सामान एज अ मार्जिन करके अपना वो रखेगी, क्योंकि अगर पैसे उसके फ्लक्चुएट हुए तो बैंक को लॉस नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से एक मतलब प्रोटेक्शन की वजह से मार्जिन क्रिएट होता है और मार्जिन रखता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है। अब देखिए, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं भी मतलब एक बार गो थ्रू आप कर सकते हैं। उतना मैं बताऊंगी तो शायद ये वीडियो 2-3 घंटे का हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और इतना सारा चीज़ इतना डीप में जाके तो नहीं पूछेगा। आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। तो सिर्फ मैं टर्म्स बताऊंगी, जो टर्म्स आपको ध्यान में रखने हैं और उसके बेसिस पे आगे जो भी पढ़ेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो प्रायोरिटी सेक्टर देखते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर पे हमेशा ही आरबीआई का बहुत ही ज़्यादा फोकस होता है। तो प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं। पहला है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में फिशरी, पोल्ट्री, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होती है। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, थर्ड है हाउसिंग फाइनेंस, फोर्थ है एजुकेशन लोन, फिफ्थ है एक्सपोर्ट क्रेडिट, सिक्स है आपका माइक्रो क्रेडिट जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ, ये सबको लोन प्रोवाइड किया जाता है, सेवेंथ है रिटेल ट्रेड और 8 है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज सेक्टर केबीआई। तो 8 तरह के प्रायोरिटी सेक्टर हैं, इतना ध्यान में रखिए। इसमें से क्वेश्चन एक कैसे आ जाता है कि इनमें से कौन सा प्रायोरिटी सेक्टर नहीं है। अब हमने नहीं पढ़ा है, एक्सपोर्ट क्रेडिट आ गया तो लगेगा कि अरे यही नहीं है, चलो इसको टिक कर देते हैं, बट वो रॉन्ग हो जाता है। नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो इसलिए इतना ध्यान में रखिए कि 8 टाइप्स के हैं। तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, हाउसिंग फाइनेंस, एजुकेशन, एक्सपोर्ट क्रेडिट, माइक्रो क्रेडिट जो सेल्फ हेल्प ग्रुप या एनजीओ को लोन देती है, रिटेल ट्रेड और खादी एंड विलेज, केवीआई के नाम से जानते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री सेक्टर। अब यहाँ पे दिया है कि हाउसिंग फाइनेंस अगर 20 लाख तक का परचेज और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया जाता है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। और अगर 1 लाख रुपया रूरल में और 2 लाख रुपए सेमी अर्बन या अर्बन में लिया जाता है रिनोवेशन या रिपेयर के लिए, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। एजुकेशन लोन जो है 10 लाख इंडिया में है और 20 लाख आउटसाइड इंडिया है, अब्रॉड में है, तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कहा जाता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट के केस में देखिए और ध्यान भी रखिए कि डोमेस्टिक बैंक जब लोन देती है तो उसको एक्सपोर्ट क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आता है, लेकिन जैसे ही फॉरेन बैंक लोन देगी तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर में ट्रीट किया जाता है। फिर लोन टू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड एनजीओ, फिर रिटेल ट्रेड हो गया और खादी और विलेज इंटरप्राइजेस हो गया। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर का हो गया, इतना ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी आ जाता है कि हाउसिंग फाइनेंस में 10 लाख का लोन दिया है तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा नहीं, 20 लाख का दिया है तो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा कि नहीं, 25 लाख दिया है तो आएगा कि नहीं, या 50 लाख दिया है, तो वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे 20 लाख तक इंडिविजुअल को परचेज करने के लिए दिया है तो प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। और रिपेयर या रिनोवेशन के लिए 1 लाख रूरल एरिया में और 2 लाख अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में, तो भी प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। फिर रीफाइनेंस में देखिए कि रीफाइनेंस का मतलब कि जिसने फाइनेंस किया है उसको फाइनेंस करना, तो रीफाइनेंस होता है। तो एक्सिम बैंक है, नाबार्ड है, सिडबी है, ये सारे मेजर रीफाइनेंस की बैंक है। फिर क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट आता है नेक्स्ट टॉपिक। तो ये क्या है कि क्रेडिट रिस्क इज अ मेजर रिस्क फेस्ड बाय द बैंक। क्रेडिट रिस्क ये सबसे ज़्यादा मेजर रिस्क बैंक फेस करती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सुटेबल पॉलिसी। क्रेडिट रिस्क के लिए हमेशा सुटेबल पॉलिसी और इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जारी होते रहते हैं और उसको ध्यान में रख के ही क्रेडिट एक्सपोजर नॉर्म्स जो है वो क्रिएट किए जाते हैं और बैंकों को ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रख के लोन देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेस रेट सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। तो बेस रेट सिस्टम हैज़ रिप्लेस द BPLR सिस्टम विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2010। ये ध्यान में रखिए कि 1 जुलाई 2010 से बेस रेट सिस्टम हैज़ रिप्लेस द BPLR सिस्टम। और अभी के डेट में क्या है कि अभी के डेट में आरबीआई ने रिसेंट गाइडलाइन जारी किया था, उसमें बैंकों को ये बोला था कि रिटेल और MSME लोन पर इंटरेस्ट रेट जो है वो एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से लिंक रहेगा और इट शुड बी इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 से इफेक्ट होगा, मतलब 1 साल पुरानी बात है। तो
तब से ये बोला था कि जो भी लेंडिंग होगा वो उसका नाम रेपो रेट लिंक लेंडिंग रेट कहा जाएगा, जिसे शॉर्ट टर्म में हम लोग RLLR कहते हैं, जो कि रेपो रेट लिंक लेंडिंग रेट कहा जाता है। और ये इक्वल टू होता है रेपो रेट प्लस बैंकों का अपना मार्जिन जो भी चार्ज करना है, मार्जिन चार्ज बाय द बैंक। तो ये रेट होता है। अभी रेपो रेट क्या है, उसके हिसाब से उसके ऊपर बैंक को कितना मार्जिन रखना है तो उतना ऐड करके और वो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती है। फिर पेनाल्टी जो होता है ना, इंटरेस्ट पे पेनाल्टी, तो यहाँ पे सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है। एक तो दिया है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर 10, 2000 बैंक हैव बीन गिवन द फ्रीडम टू फॉर्मुलेट ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बाय चार्जिंग पेनल इंटरेस्ट विथ अप्रूवल तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेके जो भी पेनाल्टी है एप्लीकेबल वो चार्ज कर सकते हैं। दे हैव द फ्रीडम, जैसे कि ना सेविंग बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट कितना देना है वो बैंकों के पास फ्रीडम है, वैसे ही पेनाल्टी कितना चार्ज करना है वो भी अपने बैंकों के पास फ्रीडम है। कोई 500 प्लस GST चार्ज करता है, कोई 200 प्लस GST चार्ज करता है। इट इज डिपेंड अपॉन द बैंक एंड देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है कि पेनाल्टी जो है वो 25,000 तक के लोन जो प्रायोरिटी सेक्टर में दिए गए हैं उस पर चार्ज नहीं होगी। तो ये यहाँ पे एक ध्यान में रखिए। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अभी हमने पढ़ा ना, सिक्योरिटी देखा प्राइमरी कोलैटरल, और सिक्योरिटी तो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। जो भी अपने बैंक लोन देती है तो अपने लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी लेती है। तो इसमें डिफरेंट तरह के सिक्योरिटी होते हैं जो कि जैसे देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सिक्योरिटी फ्रॉम द बैंक पॉइंट ऑफ व्यू आर मार्केटेबिलिटी, इजी असर्टेनिबिलिटी ऑफ वैल्यू, स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू, मतलब ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आइटम कंसर्न क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी में टेक प्लेस, मतलब कि किस तरीके का लोन है उसके बेस पे ही सिक्योरिटी क्रिएट होता है। तो सबसे पहला है मॉर्गेज। तो मॉर्गेज कब लिया जाता है? मॉर्गेज हैज सेवरल काइंड बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर रजिस्टर मॉर्गेज एंड इक्विटेबल मॉर्गेज। और रजिस्टर मॉर्गेज कैन बी इफेक्टेड बाई ए रजिस्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल मॉर्गेज डीड साइंड बाई द मॉर्गेजर। Equitable mortgage is effected by the mere delivery of title deeds or other document of title with intent to create a security thereof। तो यहाँ पे यही बताया है कि रजिस्टर मॉर्गेज जो है वो रजिस्टर मॉर्गेज डीड साइन करके ही रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट इक्विटेबल मॉर्गेज के केस में होता है कि सिर्फ टाइटल डीड को डिलीवर कर दिया, मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो अपना इक्विटेबल मॉर्गेज बन जाता है। नेक्स्ट है प्लेज। प्लेज के लिए आप ध्यान में रखिए, देखिए मॉर्गेज के लिए होम लोन ध्यान में रखिए, प्लेज के लिए आप गोल्ड लोन ध्यान में रखिए, हाइपोथिकेशन के लिए आप अपना क्या बोलते हैं उसको व्हीकल लोन ध्यान में रखिए, और असाइनमेंट के लिए आप LIC पॉलिसी वगैरह ध्यान में रखिए। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा, एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेट ऑफ हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर बैंक, यहाँ पे देखिए बैंकर जनरल लीन क्या होता है। और लेंडिंग बैंक हैज ए जनरल लीन अंडर द लॉ विच रिप्रेजेंट अ राइट ऑफ रिटेनिंग द गुड्स सिक्योरिटी अनलेस अ डेट ड्यू बाय द डेटर इज पेड टू द क्रेडिटर provided there is no agreement express or implied to the contrary। a lien is a statutory right। ये देखिए क्वेश्चन आ जाता है कि लीन जो है वो कौन सा राइट है, स्टैच्यूटरी है या अलग अलग ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे। तो आप ध्यान में रखिए कि अ लीन इज़ अ स्टैच्यूटरी राइट विच डज नॉट रिक्वायर एनी सेपरेट एग्रीमेंट। अब बैंकर मतलब वो बैंकर का अपना राइट होता है, कुछ अलग से एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है लीन लगाने के लिए। तो बैंक अगर लोन दिया है तो उसके बेसिस पे लीन कर सकता है। अब बैंक गारंटी इशू करता है तो बहुत लोग FD देते हैं, तो FD के अगेंस्ट लीन लगाना बैंकों का राइट है, वो लीन करके रखेगा। बहुत लोग क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड FD के अगेंस्ट में देती है, तो क्रेडिट फैसिलिटी दी है तो वो बैंक अपना FD को लीन मार्क करके रखेगी। वहाँ पे स्पेसिफिक एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा जिससे पता चलेगा कि ये लीन मार्क किस बेसिस पे हुआ है, क्यों हुआ है। ठीक है, तो ये अपना बैंकर्स जनरल लीन कहलाता है। और निगेटिव लीन क्या होता है? इट कॉमनली रेफर टू एन अंडरटेकिंग गिवन बाय द बोरोवर टू द बैंक दैट he will not create any charges over his immovable and movable property and asset including uncalled capital without the proper permission of the bank। A negative lien relate to goods security। negative lien goods और security से ही होता है which are not in the जिसका पोजीशन से बोला ना हमने, स्टॉक हो गया, जैसे क्रेडिट कैश CC फैसिलिटी लेने के लिए जो स्टॉक
या सिक्योरिटीज़ या बिल रिसीवेबल के ऊपर में हम लोग क्रेडिट ग्रांट करते हैं। सो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन और एडवांसेस, यहाँ पे आरबीआई ने कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया है, उसके बारे में दिया है। सिर्फ टर्म्स है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं कि देखा जाए। फिर यहाँ पे देखिए फेयर प्रैक्टिस कोड, ये तो मैंने ऑलरेडी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस जब देखा था तब मैंने बहुत अच्छे से फेयर प्रैक्टिसेस कोड बताया है, वहाँ भी आप देख सकते हैं। फिर भी यहाँ एक बार देख लेते हैं कि द गाइडलाइन इशूड बाई आरबीआई और फेयर प्रैक्टिस कोड फॉर लेंडिंग आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी फॉलोड बाई ऑल द बैंक। द ऑपरेटिंग स्टाफ शुड बी अवेयर ऑफ दिस गाइडलाइन। ये गाइडलाइन क्या है? एप्लीकेशन फॉर लोन्स एंड देयर प्रोसेसिंग, लोन अप्रेजल एंड टर्म्स एंड कंडीशन, disbursal of loan, post disbursal supervision, the general guideline relating to discrimination based on sex, caste, religion, harassment in recovery, transfer, take over the account। मतलब ये फेयर प्रैक्टिस कोड ना कस्टमर के लिए बनाया गया था कि कस्टमर को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आया तो वो कंप्लेन कर सकता है इन सबसे रिलेटेड। मतलब लोन के, अगर कोई कस्टमर आता है लोन का फॉर्म साइन करके देता है और बोलता है मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए और बैंक ऑफिशियल मना कर देती है, तो कस्टमर उस पर भी कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि लोन एप्लीकेशन का एक्नॉलेजमेंट देना लेना कस्टमर का राइट्स है और ये बताना और देना बैंक ऑफिशियल की जिम्मेदारी भी है, ये ड्यूटी है कि उनको देना चाहिए। तो ये गाइडलाइन में ये सारी चीज़ें हैं वो देखना है। फिर ऑपरेशनल प्रोसेस ऑफ लोन इन द बैंक, तो इंटरनल ऑपरेशनल प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में दिया है। इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो टर्म्स थे पहले ही जो दिए हैं एक एक लाइन में वो सब मैंने आपको बताया है, वो क्लियरली एक बार रिवाइज़ करिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए ताकि वो सारे टर्म्स क्लियर हो जाए। और ये सब मैंने पढ़ के देखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा कुछ इसमें बताने वाला नहीं है, ये आप खुद से एक बार गो थ्रू करिए, क्योंकि चैप्टर इतना बड़ा है कि हम लोग इसको करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा इसको, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ CVS इन्वायरमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।